जुर्म कभी छुपता नहीं और इंसाफ कभी रुकता नहीं। एक नई साजिश, एक नया राज और सच की तलाश। जुर्म की दास्तानों में छुपे राजों की गुत्थियां सुलझाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए प्रोग्राम जुर्म और सजा। मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा जाहिद और आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे जुर्म का जो इंसानी सेहत के साथ खेला जाता है। जी हाँ, हम बात करें अताई डॉक्टर्स और जाली दवाखानों और इनसर्टिफाइड लेबॉर्ट्रीज की, जिनके बायस एक सर्वे के मुताबिक रवां साल सिर्फ लाहौर में 21 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जाली डॉक्टर्स का ताल्लुक सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों से होता है, जो आम तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के साथ बतौर टेक्नीशियन काम करते हैं और बाद में कम आमदनी वाले इलाकों में छोटे छोटे दवाखाने खोलकर गरीब मरीजों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। ये वो मरीज होते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में बैठे बड़े डॉक्टर्स की भारी भरकम फीसें भरने की इस्तात नहीं रखते। ऐसे में नताइयों से इलाज करवाकर अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारी लाहौर से रिपोर्टर उम्मे फरवा हमें ऐसे मुतासरा अफराद से मिलवा रही हैं जो इन्हीं मसाइल से दो चार हैं और आज पछता रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला एक 3 साला बच्चा एड्स जैसी जानलेवा बीमारी में कैसे मुब्तला हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। अताइयों से मैंने इससे पहले जिक्र किया कि बहुत सारे अफराद हैं जो कि मुतासर हो भी चुके हैं और मज़ीद हो भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनका ताल्लुक़ कामुकी से है। उनसे ही हम जानते हैं कि इन अताई लोगों से किस तरह से वो मुतासर हुई, इन तक पहुँची कैसे और इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके कामुकी से आपका ताल्लुक़ है, आपके साथ क्या हुआ? आप सबसे पहले कामुकी के किस डॉक्टर के पास गए? क्या वो वाकई में डॉक्टर था और क्या वाकया पेश आया आपके साथ? जी, फातिमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है कामुकी में, डॉक्टर आशिक नजम उनकी मतलब लेबॉर्ट्री है। उन्होंने हम मतलब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, हम उनके पास लेके गए हैं। उन्होंने हमें मतलब कहा कि आप बच्चे को ब्लड की कमी है, आप हमारी ही लैब में ना बच्चे को लेके जाएं और इसका क्रॉस मैचिंग करवाएं, तो हम बच्चे को ब्लड की मतलब लगवाते हैं। हम अपने बच्चे को वहाँ पे क्रॉस मैचिंग के लिए लेके गए, जो कि मतलब जो क्रॉस मैचिंग वाला मतलब लेबॉर्ट्री वाला आदमी था वो बिल्कुल क्वैक था, अनपढ़ था बिल्कुल, मतलब उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, ना ही पैथोलॉजिस्ट था उनके पास कोई, वो बिल्कुल मतलब उस अनपढ़ था। और उसके बाद हमने अपने बच्चे का क्रॉस मैचिंग दिया। हमें नहीं आइडिया था कि मतलब हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके बेटे के साथ हादसा क्या हुआ है? जब आपने क्रॉस मैच करवाया ब्लड, तो उसने क्या आपको रिपोर्ट दी? हमने जब ब्लड डोनर को लेके गए हैं तो डोनर का उसने 5 मिनट में टेस्ट दिया है, क्रॉस मैचिंग इज़ डन। हम डॉक्टर आशिक नजम के पास आए हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक में हमारे बच्चे को ब्लड लगवाया है। और जब मेरा बेटा 8 माह का था, मेरी गोद में था, तब उसको मतलब डोनर का क्रॉस मैचिंग सही ना होने की वजह से मेरे बेटे को HIV एड्स की बीमारी मुंतकिल हो गई, इनकी गफलत की वजह से। जो कि मतलब इन्होंने अपना अदारा बहुत मतलब अमला जो है बहुत ज़्यादा मतलब अनपढ़ जाहिर रखा था डॉक्टर ने, और उनकी इस तरह की गफलत की वजह से मेरा बेटा इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपने जैसे बताया कि एक लैब में आप गई, डॉक्टर ने कोई अपनी लैब थी और लैब जो थी लाइसेंस याफ्ता नहीं थी, आपने इसको पहले चेक नहीं किया? आपने कोई अच्छी जो लाइसेंस याफ्ता होती हैं लैब्स, उससे टेस्ट क्यों नहीं करवाए? हाँ, और ये HIV एड्स आपके बच्चे को मुंतकिल कैसे हुआ? हमने डॉक्टर से बहुत बार कहा कि हमने अच्छी लैब से करवाना है। डॉक्टर ने कहा कि हम पे एतमाद करें, हम आपको कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब ये मेरी लैब है, इस पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, आप जो होगा वो आपको मिलेगा। तो मतलब हमने यकीन डॉक्टर पे करके इसकी ही लैब पे टेस्ट करवाया था। और जो डोनर था वो हमारा अपना रिश्तेदार था, मगर ये मसला है कि डोनर की बीमारी उसको बताने की बजाय उल्टा मेरे बेटे में वो बीमारी कन्वर्ट करवा दी। यानी कि जो डोनर था जिसने आपके बेटे को ब्लड दिया जी, उसको भी HIV एड्स की बीमारी थी जो आपके बेटे को मुंतकिल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसको चेक नहीं करना आया, उसको पता ही नहीं चला। और आप लोगों को कब पता चला कि आपके बेटे को HIV एड्स हो चुकी है? जब मेरे बेटे को ब्लड लगना है तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अरसे तक बीमार रहा है। जब डोनर की तबीयत कोई 8-9 माह बाद बीमार हुआ है तो डोनर को हमने चेक करवाया किसी हॉस्पिटल से, उन्होंने मतलब HIV का टेस्ट करवाया तो वो बच्चे डोनर को HIV निकला है। फिर हमने अपने बेटे का टेस्ट करवाया कि हमारा बेटा बहुत
बीमार रहता है, 1 मिनट भी ठीक नहीं रहता, तो हम हॉस्पिटलों में मतलब ख्वार होते रहते हैं, क्या वजह है? तो हमने HIV का टेस्ट करवाया तो डोनर को भी HIV मतलब डोनर मेरे बेटे को भी HIV निकल आया। और ये गफलत सिर्फ डॉक्टर आशिक नजम और लैब क्वैक की वजह से हुआ है। गुलाम अब्बास जो डोनर था उसको HIV एड्स पहले ही से था क्या? उन्हें मालूम था कि उनको एड्स है? नहीं, उनको नहीं मालूम था। उनको मालूम होता तो वो कभी भी हमारे बेटे को मतलब ब्लड ना देते। उनको तो खुद आइडिया नहीं था। वो खुद 6-8 माह बाद मतलब उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है उनकी, तो फिर उनको पता लगा है कि मतलब मुझे HIV है, तो हमने फिर मतलब टेस्ट करवाए हैं अपने बेटे के, तो फिर पता लगा है कि हमारे बेटे को भी HIV कन्वर्ट हो चुका है उस मतलब ब्लड से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके डोनर थे, ज़ाहिर है आपके कोई रिश्तेदार थे, और उनसे आपने जब उनसे कहा या उनको आपने बताया या उनको जब पता चला कि वो एड्स है उन्हें, तो उनसे आपने पूछा कि उन्हें एड्स कहाँ से लगी? उनका भी यही मसला है कि उनको कोई प्रॉब्लम थी, डेंटल के पास जाते थे, उनके दांत वगैरह कभी ख़राब हो जाने, तो मतलब यहाँ कोई मतलब सिरिंज नीडल गलत की वजह से सिविल हॉस्पिटल में अक्सर मतलब इधर उधर हॉस्पिटल्स में चले जाना, सांस उखड़ना, और आधी आधी रातों को हमने लेके जाना उनको। तो वो मसला ये हो सकता है क्योंकि वो खुद बेचारा शौकड है कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो भी पता नहीं किसी डॉक्टर गफलत, किसी की डॉक्टर की गफलत की वजह से या किसी अमले की गफलत की वजह से इस ज़द में आया। उसको खुद लाइलम है, वो बेचारा खुद रोता है कि मुझे ये कैसे बीमारी लग गई है। आप एक डॉक्टर के पास गए और उसकी वो लैब थी जो कि लाइसेंस याफ्ता भी नहीं थी, और वहाँ पे ज़ाहिर है वो अमला भी मौजूद नहीं था जो कि टेस्ट वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे लोगों के पास जब आप गए हैं, किसी के मशवरे से गए थे अताई के पास आप, ये क्वैक्स जो लैब्स थी वो किस तरह आप उन तक पहुँचे? आपने जानने की कोशिश नहीं की, देखना नहीं चाहा कि मैं इसके पास जा रहा हूँ, ये तो इसको कोई जानता भी नहीं है? जी, हम तो लैब वाले को बिल्कुल भी मतलब जानते नहीं थे। तो हमें डॉक्टर ने ही उधर रेफ़र किया था कि आप मेरी ही लैब में जाएं और बच्चे का टेस्ट करवाएं। आप एतमाद रखें मुझ पे, आप एतमाद करके जाएं, अच्छी क्रॉस मैचिंग होगी। मैं बच्चों को डेली बेस पे ब्लड लगवाता हूँ, रोज़ हमारी क्रॉस मैचिंग होती हैं, तो क्रॉस मैचिंग बिल्कुल ठीक है। आप मुझ पर एतमाद रख के जाएँ। और हमने डॉक्टर आशिक नजम पे एतमाद करके उधर गए हैं, तो हमारा ये मसला हो गया है बच्चे के साथ। 6 से 8 महीने का बच्चा था जब आपके बच्चे में, नॉर्मल बच्चे के अंदर एड्स की बीमारी जो है मुंतकिल हुई, और ऐसे अताइयों के पास आप जाते हैं जिससे आपका बच्चा अब एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुका है। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी जब आपको ये पता चला कि बच्चे में इतनी बड़ी बीमारी चली गई है, तो उसके बाद आपकी खुद की क्या इस वक्त हैं, आप क्या तकलीफ़ और कर्ब का एहसास देख रही हैं? हम तो मतलब हमारी फैमिली, हम अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जा चुके हैं। हम मेडिसिन्स ले रहे हैं डॉक्टर की, हम डिप्रेशन में जा चुके हैं। हमारा मतलब अकेला ही वारिस है ये, तो हमारे लिए दुख से बड़ी कोई बात नहीं। हम तो रोज़ जीते रोज़ मरते हैं ये गम के साथ कि हमारे बच्चे के साथ इनकी गफलत की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। और वो खुलेआम डंडनाते फिर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। हम इतने इदारों तक, IG तक, SSP तक, हम इतने इदारों तक अपने बच्चे की मतलब फाइल्स पहुंचाई हैं कि हमें कोई सुनवाई दे। हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, जहाँ पे पैसा खिलाया जाए वहाँ पे सब बिक जाते हैं। ये इदारा हमारे साथ बिल्कुल कोई भी पुलिस का इदारा ताउन नहीं कर रहा, उनको गिरफ्तार नहीं डलवा रहे। हमें हेल्थ कमीशन की तरफ से हमें बताया गया कि वो मतलब क्रिमिनल है, लैब वाला क्रिमिनल करार दिया गया, और डॉक्टर को भी जुर्माना हुआ है। डॉक्टर को 3 लाख जुर्माना हुआ है और लैब वाले को 5 लाख क्रिमिनल साथ में करार दिया गया। और उनको FIR का मतलब ऑर्डर भी दिया है कि उनको FIR भी करवा सकते हैं। और उसके बाद उनकी डॉक्टर की डिग्री कैंसिल करवाने के लिए भी हमें ऑफर मतलब कहा गया है कि आप करवा सकते हैं। और ये मसला है कि हमारे साथ कोई तामन नहीं आगे से कोई अदारा कर रहा कि हम कोई मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चे को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, और भी पेरेंट्स इस जद में ना आए। हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगियां तबाह ना करें ऐसे डॉक्टर अपनी कमीशनों के चक्करों में, अपनी हम मासूम बच्चों के खा जाते हैं। हम जैसे दुख में हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ बाप भी ऐसे दुख में मुब्तला हो के अपने बच्चों की ज़िंदगियां निगलवाएं इन डॉक्टरों के हाथों और ये क्वैक लेबॉर्ट्री वालों के हाथों। और मैं यही माँ बाप को मशवरा दूंगी कि अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ पे खुद अपने तसल्ला के साथ जाएं, किसी पे यकीन मत करें। ये आपस में मतलब मिले होते हैं, कमीशंस खाते हैं और बच्चों की ज़िंदगियां या बड़ों की ज़िंदगियों के साथ खेल जाती है।
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ऐसे क्वैक्स के ख़िलाफ़, ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई अमल में लाता है। और ये मुतासरा बच्चा जो है, इनके वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात देते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने उन्हें कितना इंसाफ जो है दिया है और क्या पुलिस ने ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। इनसे मज़ीद जान लेते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले तो बता दें कि एप्लीकेशंस दी आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने, उन्होंने क्या उनको सज़ा दी और जुर्माना किया है? पंजाब हेल्थ कमीशन ने मेरे सारे फ़ैसले को अच्छे तरीके से 1.25 साल इंक्वायरी करते रहे हैं। और यकीन करें, ये अदारा, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं इन अदारों को दुआ देता हूँ कि इन्होंने 1 रुपया भी हमसे, 100 रुपया भी नहीं लिया कि आप हमारे अदारे में ये करें वो करें, कि 1 रुपया भी नहीं लिया। और इन्होंने इंसाफ के मुताबिक सारा मामले को हैंडल किया। और यकीन करें कि मैं इनके पास जब पहले दिन आया था, मैं रो रहा था कि मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ा जुल्म हो गया इन डॉक्टर और लेबॉर्ट्री की गफलत की वजह से। और इन्होंने सारा 1.25 साल को पूरा रिपोर्ट, हर चीज़ मुकम्मल, हर चीज़ इंक्वायरी करके इन्होंने रिपोर्ट फ़ैसला दिया। डॉक्टर के ख़िलाफ़ भी 3 लाख रुपया जुर्माना दिया और 5 लाख रुपया इन्होंने लेबॉर्ट्री के ख़िलाफ़ दिया और इन पर FIR काटने का, पर्चे का भी ऑर्डर दिए। और इन्होंने, यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि ये वाहद अदारा पाकिस्तान का, मैंने जो चीज़ गौर की है, मैं ख़ुद इस चीज़ पे बहुत मुतमिन था कि यार ये पंजाब हेल्थ कमीशन उन्होंने मेरे साथ ये तावन किया। अगर कोई अदारे पे पास मैं जाता हूँ ना, कोई तावन नहीं मेरे साथ कोई कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि पुलिस ने अभी तक उन लोगों को, उस डॉक्टर या उस जो क्वैक था, लैब का इंचार्ज था, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? आप लोगों ने FIR हुई आप लोगों की दर्ज कि नहीं? मैं कामों की शहर में ठाणा सिटी में भी गया, DSP के पास भी गया, SP के साथ, RPO के और CPO के पास भी गया। मैं एक मरतबा नहीं, 3-3, 4-4 चक्कर लगाए। वो किसी की मेरी बात नहीं सुनते और बस यही कहते हैं जी आप ऐसा करें, जी ये करें वो करें। बस वो यही कि पैसा हमें खिलाएँ, किसी तरीके से हम आपके साथ फिर तावन कर सकते हैं। तो मैं सीधी सी बात करता हूँ, मेरे साथ आज इतना बड़ा जुल्म हुआ है, क्या मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ या मुझे यही कहा जा रहा है कि तुम चुप कर जाओ, वरना तुम्हारे साथ हम कुछ भी, तेरी जानी नुकसान तेरे साथ कर सकते हैं, तेरी फैमिली के साथ। मुझे ट्रेडिंग दी जा रही है। यकीन करें कि मैं यहाँ तक, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, वो कहता है जी उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास, किसी तरीके का मेरे साथ तावन नहीं कर रही है पुलिस। और वो दिर्द नाके वो फिर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनको कोई किसी किस्म का किसी चीज़ का भार नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस के पास आप गए हैं और इस फैसले को जो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से हुआ था कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा सकते हैं, कितने महीने हो चुके हैं, कितने दिन गुजर गए हैं? तकरीबन 1 महीने के करीब ऊपर ही हो चुका है। लेकिन अभी तक मैं, जब भी मैं गया हूँ थाने या मैं कहीं भी जाता हूँ, वो किसी तरह मेरे साथ तावन नहीं कर रहे। वो डॉक्टर और उसकी लेबॉर्ट्री वाले के साथ तावन कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो डॉक्टर, मैं जा के चले जाता हूँ, वो डॉक्टर अपना फ़ोन करता है, अपना तल्लक डालता है और पैसा इधर उधर दे देता है, तो वो चुप करके खामोश होकर बैठ जाते हैं। कोई अदारा भी मेरे साथ तावन नहीं करा अभी तक। डॉक्टर जो है वो क्या वाकई में जेन्युइन MBBS डॉक्टर है या अताई है, या उसने किसी से लाइसेंस लिया हुआ है? इस चीज़ को आपने कंफर्म किया, ये चेक किया? जी, पंजाब हेल्थ वालों ने भी मुझे बताया कि डॉक्टर तो अपना MBBS डॉक्टर है। पंजाब जो लेबॉर्ट्री वाला है वो इसके पास कुछ भी नहीं निकला। वो नाअहल आदमी था जिसने अपने साथ, इस डॉक्टर ने, आशिक नजम ने अपने साथ गुलाम अब्बास को अटैच किया हुआ था और ये कमीशनें खाते थे और ये सारा निज़ाम आपस में ये करते थे। तो जब कि यकीन करें, मैं कहता मैं एक बाप हूँ, मैं कहता किसी के बाप के साथ इस तरह का हादसा ना हो, किसी के बच्चे के साथ उसकी ज़िंदगी से ऐसे ना खेलें कि आप चंद 100 रुपये की खातर, 1000 रुपये की खातर उसकी ज़िंदगी को आपने बर्बाद कर दिया। मैं तो रात दिन रोता हूँ, मैं तो रात दिन अल्लाह के ये कहता हूँ कि इस तरह के लोग, इस तरह के जालिम, दुश्मन से ये बड़े से जालिम हैं। ये डॉक्टर कहने के पे हैं लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, ये अपनी सिर्फ पैसे की खातर ये सब कुछ करते हैं। ये ब्लड ये लगवा दिया मेरे बच्चे को HIV एड्स का। मैं कहता हूँ कि किसी के बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म ना हो, ये जिस तरह मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है। लैब के कितने पैसे आपने दिए थे? जो क्रॉस मैच करवाना था, ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया, उसके कितने चार्जेस दिए आपने? उस वक्त में उसने मुझे कहा जी मैं 1500 लेता हूँ, आप चले जी मुझे 1300 दे दे। मैंने 1300 या इतने के दिए उसको पैसे। और जब डॉक्टर के पास आया, उसने ब्लड वगैरह लगाया, सारा उसके क्लिनिक में सारा हुआ है मामला। उस वक्त मुझे लगता है उसने 3 या 3500 लिया मुझसे। बच्चे के वालिदैन का मौक़िफ़ जाना, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख क्या है और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो हक़ाइक़ हैं उसको सामने लाया जाए। इस हवाले से डॉक्टर आशिक अंजुम से हमने बात की है, उनका क्या कहना है उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अच्छा कि आपने कि दोनों चीज़ों का मौक़िफ़ दोनों पार्टियों का सुनना चाहिए।
मैं पिछले 25 साल के बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट अभी तक नहीं है। ये चूँकि मेरे पीडियाट्रिक पेशेंट है, ये मेरे पास आया बच्चे को लेके, जैसे नज़ला खांसी ज़ुकाम का एक नुस्खा इसके पास है। तो जैसे बच्चों में खून की कमी हो, उसको होगा कि मेरा बच्चा पीला है या खून की कमी है, तो ये बाहर एक प्राइवेट लैब है जिस पे ये अपने बच्चे को ले गया। ना मैंने अपने एडवाइस इसको ब्लड किया है, सीबीसी एडवाइस किया है, ना इसको मैंने ब्लड ट्रांसफर का अपने लेटर हेड पे एडवाइस किया है। सिंपल मैंने नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की दवाई लिख के दे दी है। ये खुद ही टेस्ट करवाए हैं इसने। बार जो है वो प्राइवेट लैब है, वो लैब से इसने टेस्ट करवाए। वो जो कलेक्शन सेंटर था, जो लैब की रिपोर्टें हैं वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें HIV भी नेगेटिव है और हेपेटाइटिस B, C ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग ओके है, जो रिपोर्ट इसके पास है। अब 1 साल के बाद इसने रिपोर्टें कराई और जो ब्लड कहाँ से लगवाया, मेरे पास इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है, क्योंकि ब्लड लगाने से पहले प्रोटोकॉल होता है कि मरीज़ का एक कॉन्सेंट फॉर्म होता है जिसमें वो इजाज़तनामा देता है। उसके बाद फिर लेटर हेड पे डॉक्टर अपनी उसका लिखता है कितनी क्वांटिटी में ब्लड लगना है। फिर ब्लड के बाद पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मेडिकेशन होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर अपने लेटर हेड पे लिखता है। तो ये एक भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसके पास नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट है जो क्लियर है। तो डॉक्टर का तो लैब की अगर रिपोर्ट साल के बाद क्लियर नहीं आती तो डॉक्टर का लेना देना नहीं है। दिस इज़ द मैटर ऑफ द लेबॉर्ट्री पर्सन। तो वो ओन भी कर रहा है, वो लेबॉर्ट्री बार है, वो बंदा उसका ओनर अलहदा है। उसने हेल्थ केयर कमीशन में बयान भी जाके रिकॉर्ड कराया कि जी मेरा अपना सेटअप है और कलेक्शन सेंटर, और इसने बंदे ने मुझे फोर्स किया कि मैंने टेस्ट आपसे ही करवाने हैं, या ये उसका मोहल्लेदार था। ये चीज़ें ओन कर रहे हैं दोनों। तो इसलिए जो लेबॉर्ट्री की गलती है, अगर साल के बाद 1 साल गुजरने के बाद लैब की रिपोर्ट गलत आती है या पहले ठीक थी, तो ये डॉक्टर का लेना देना तो नहीं ना। लेबॉर्ट्री की गलती जो है वो डॉक्टर की गफलत कहीं भी कंसिडर नहीं होती। बाकी ये इसका जो डोनर पेश कर रहा है, जो जिसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी है, कहाँ से लगवाया, कोई मेरे हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसके पास नहीं है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग की सूरत में मेरे साथ ये मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। बाकी जो इसका डोनर है वो इसका बच्चे का सक्का मामू है और इसका कज़न भी है कंप्लेनेंट का, ये उसी घर में रह रहा है। तो देयर आर मैनी अदर काजेज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आशिक अंजुम की बात सुनी, उन्होंने कहा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी हकाइक नहीं है और उन पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, और कभी भी किसी भी वालिदैन को उसने किसी प्राइवेट लैब में जाकर टेस्ट करवाने के हवाले से कोई भी बात नहीं की। अताई लैब जो थी उस हवाले से जब हमने उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने इस हवाले से बात करने से इनकार कर दिया। मुतासरा ख़ानदान की कहानी और डॉक्टर का मौक़िफ़ आपने जाना। हम यहाँ पर ये वाज़ेह करते चलें कि हमारे प्लेटफॉर्म मज़ीद किसी भी किस्म की वजाहत के लिए हाजिर है। यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक और प्रोग्राम में आगे चलकर हम पंजाब हेल्थ कमीशन का भी जिक्र करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अब तक इस इदारे ने कितने जाली डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया है और इस कमीशन के अगराज़ व मकासद और दायरे इख्तियार क्या है। क्या पुलिस इनके साथ ताउन करती है या नहीं, ये सब और बहुत कुछ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें पंजाब भर में और खुसूसन लाहौर में जाली डॉक्टर्स की भरमार और इनका शिकार बनने वाले अफराद की। ऐसे ही एक और मुतासर शख्स से मिलवा रही है लाहौर से हमारी नुमाइंदे खुसूसी उम्मे फरवा, जो एक मुबैना होम्योपैथिक डॉक्टर के हाथों एलोपैथिक इलाज करवा बैठे और उसका खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं, जबकि 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक इंसाफ मिलने के मुंतज़िर हैं। जी फरवा। टाउनशिप के रिहायशी जवेद इकबाल हैं, जो कि ये भी जाली डॉक्टर की वजह से इस वक्त बहुत तकलीफ़ और ज़हनी अजियत में मुब्तला है। इन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कि किस तरह से ये जाली डॉक्टर के पास पहुँचे और कौन सी उन्होंने दवाई दी जिसकी वजह से इनकी बॉडी में ख़ास तौर पे दर्द भी होती है और हड्डियाँ भी दुखती रहती है और बुखार भी रहता है। जवेद इकबाल साहब, किस तरह आपको वो डॉक्टर मिल गया? क्या आपके घर के पास था या उसकी फ़ीस कम थी? जी मैडम, वो मेरी शॉप के पास ही थे डॉक्टर, तो मैं पहले भी उनसे ही दवाई लेता रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने जब ली है तो उन्होंने मुझे बुखार था, इंजेक्शन लगाए हैं और 4 इंजेक्शन लगाए हैं और चारों इंजेक्शन जो है रिएक्शन कर गए। और उसके बाद वो मेरे जिस्म में पीप जो इंजेक्शन लगे थे वहाँ पे पीप पड़नी शुरू हो गई और पेन बहुत ज़्यादा, बुखार जो है वो बहुत तेज़ हो गया। तो जब मैं इनके पास दोबारा गया हूँ तो इन्होंने ट्रीटमेंट से मुझे इनकार कर दिया है, जी मैं आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो आप किसी अस्पताल में जाएँ। तो फिर मैडम मैं अस्पताल में जाता रहा, वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली, तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने पूछा भी क्या इशू है, तो वो कह रहे कि आपको जो इंजेक्शन लगे हैं ना वो रिएक्शन कर गए, तो वो एक्सपायर इंजेक्शन थे, तो आपने जिस डॉक्टर से लगाए आप उनके पास जाएं। मैं फिर इनके पास आया,
आगे से इन्होंने फिर मेडिसिन से इनकार कर दिया जी मैं आपकी ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। और जब मैं इनको कहा कि आपने जो इंजेक्शन लगाया वो मुझे लिख के दें, तो ये लिख के देने को भी तैयार नहीं थे। तो ये बेसिकली बाद में मुझे पता चला कि ये डॉक्टर ने MBBS डॉक्टर नहीं है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है और ये मेडिसिन एलोपैथिक दे रहे हैं। और जो इंजेक्शन है ये खुद ही इंजेक्शन पुराने लेके लगाते हैं और इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस दौरान फिर मैं जनरल अस्पताल चला गया, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट वगैरह अपनी करवाई। फिर महकमे को भी मैंने एप्लीकेशन काफ़ी दी, लेकिन मेरे 4 साल हो गए, 4 साल में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन कि अभी तक वो जो डॉक्टर है वो वही काम कर रहा है और मेडिसिन जो है वो 2 नंबर ही दे रहा है। वो होम्योपैथिक है, महकमे ने उसे सील भी किया, लेकिन जब वो सील करने आते हैं उससे पहले उसको खबर हो जाती और वो 9-2-11 हो जाता है और सामान अपना चेंज कर लेता है। अभी भी वो तीसरी शॉप पे बैठा हुआ है, लेकिन वो उनका यही मौक़िफ़ होता है कि ये मेडिसिन मैंने दी ही नहीं है। और अभी इस वक्त भी वो टाउनशिप में काम कर रहे हैं और महकमे ने कोई ख़ास रिस्पांस मुझे नहीं दिया और बस ये कार्रवाई हो रही है। ये 2020 की बात है, 2021 में मैंने केस अप्रूवल किया है, अभी तक सुनवाई हो रही है। साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मुझे बुलवा लेते हैं, उसके बाद उनको बुलवा लेते हैं, वो कह देते हैं जी ये वीडियो मेरी नहीं है। मैंने इवन के वीडियो भी उनको दी हैं, तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद है इंजेक्शन लगाते हुए की, मेडिसिन देते हुए की, लेकिन उसके बावजूद भी वो यही कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये मैं नहीं दे रहा, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अभी भी वो ऑन ड्यूटी काम कर रहा है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि आप जब गए हैं, पहले तो आपने जैसे खुद बता दिया कि दुकान आपके दुकान के पास था जी, क्या आपको किसी ने रेफ़र किया था कि ये अच्छा डॉक्टर है इसके पास चले जाएं, और क्या आपके घर के पास होने की वजह से चले गए या उसकी फ़ीस कम थी, आप गए ही कैसे? मैडम एक दोस्त के कहने पे मैं पहले भी उनसे दवाई लेता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये होम्योपैथ है या एलोपैथिक है। वो तो जब ये मुझे इशू हुआ है, मामला बना है, फिर पता चला है कि ये डॉक्टर होम्योपैथिक है। ये तो इंजेक्शन लगा ही नहीं सकते, लेकिन ये साथ इंजेक्शन भी लगाते हैं, उसके बाद मेडिसिन देते हैं, बाद में ये अपने हाथ की दवाइयाँ जो है वो लिख के देते हैं क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो तो अपने पास से सिर्फ मीठी दवाई देते हैं, तो वो एलोपैथिक जो है वो नहीं दे सकते, लेकिन ये तो टोटल सारे काम कर रहा है। और जब भी इसकी दुकान पे रेट होती है ये साइड पे हो जाते हैं। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि आपने इसको फ़ीस कितनी दी, और होम्यो के तो वो कतरे बना के देते हैं या छोटी छोटी टैबलेट्स ही दे देते हैं, तो क्या आपको होम्यो की जगह पे एलोपैथी दवाई देते थे? जी मैडम, ये मुझे एलोपैथिक दवाई देते रहे हैं और ये 400 रुपये मुझसे फ़ीस लेते रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने 4 दिन मैंने इनसे मुसलसल दवाई ली है, बुखार में इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए हैं, वो फिर रिएक्शन कर गए। उसके बाद फिर इनके और एक दोस्त डॉक्टर हैं, फिर मैं उनके पास चला गया, वो मेरी ट्रीटमेंट करते रहे हैं। जब उनसे भी नहीं समझ में आया फिर मैं जनरल अस्पताल गया, जनरल अस्पताल से फिर मैंने अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह करवाई हैं, मुझे फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद जाके ना अभी भी पोजीशन ये है कि मेरे जिस्म पे दाने निकलते हैं और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, और इसी की वजह से, नहीं तो अभी तक ये मसला मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। जावेद साहब, आपने जाने से पहले चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि वाकई में ये MBBS डॉक्टर है या हताई है? मैडम मुझे इस बात का नहीं पता था, क्योंकि मैं इनसे तकरीबन 1.5 साल पहले से भी दवाई ले रहा था, लेकिन फ़र्क पड़ जाता। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं, वो जब मैं अस्पताल गया उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन जो लगे हैं ये एक्सपायर इंजेक्शन थे और ये मुझे लिख के भी नहीं दे रहे। अच्छा, अगर आपको जावेद इकबाल साहब, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी तो जा सकते थे ना, आपने 400 रुपये की फ़ीस के साथ एक ऐसे डॉक्टर के पास जो डॉक्टर भी नहीं है उसके पास जाना क्यों गवारा किया? मैडम मसला ये था कि मेरी शॉप के पास थे ये, मैं पहले भी इन्हीं से दवाई लेता रहा, लेकिन मुझे ये कतन नहीं मेरे इल्म में था कि ये होम्योपैथ हैं या MBBS है। मैं तो यही पहले भी खांसी बुखार वगैरह होता था तो ठीक हो जाता थे, लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने अखीर कर दी। 4 साल हो गए, मेरी तबीयत इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी ख़राब है, और ये जो है अभी तक वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि इनकी ट्रीटमेंट मैंने की है। हालांकि मैंने महल्ले से गवाह सारा कुछ, थाने भी केस हुआ है, महकमे में भी आए हैं, बयान हल्फी लगे हुए हैं, मैंने सारे इनको रिक्वायरमेंट दिए हैं, वीडियोज़ दिए हैं और तस्वीरें मैडम को दी हैं, मैंने सारा रिकॉर्ड दिया है इनको, अभी तक रिकॉर्ड मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये मानने को ही तैयार नहीं होते। ये कहते हैं जी मैं हूँ ही नहीं, ये झूठा हलफ देने को तैयार हो जाते हैं। आप बताएं कि 4 साल से आपका केस चल रहा है, तो क्या वजह बनती है कि ऐसे जाली डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? क्या ये महकमे के लोगों को पैसे दे देते हैं या इनके लोग ही बीच में शामिल होते हैं जो इनको बचा लेते हैं? मैडम महकमे के कुछ लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, और जब रेट होनी होती है वो कुछ टाइम पहले इनको बता देते हैं, और वो 1-2 बंदे हैं, मैंने तो पहले भी मैडम को कहा था कि आपके दफ्तर से ही हैं, और कुछ कागज़ ऐसे हैं कि जब मुझे नोटिस जाते हैं ये नोटिस आगे पीछे करवा देते, मेरे पास नोटिस पहुंचता ही नहीं है। मुझे तो उस वक्त पता चलता है कि आज आपकी डेट है, और 1 घंटा पहले मुझे कॉल हो जाती है। अभी भी मैडम ये है कि जनवरी को मुझे तो बोर्ड में बुलवाया गया, मैं आया हूँ, सारा इंटरव्यू हुआ है, मैंने फ्रेश वीडियो दी हैं। जनवरी को 26 जनवरी को इन्होंने मुझे बुलवाया,
तो 25 को मैंने उसकी वीडियो बनाई है, और जो वीडियो वो लाके उसको दिखाई है, मैंने मैडम को, बोर्ड को दिखाई है कि आप वीडियो देखें, वीडियो में यही बंदा है। और इत्तेफाक से देखें कि वो मुनरफ हो गया, वो कसम उठाने को तैयार हो गया, कि वो वज़ू करने को तैयार हो गया। मैं वज़ू कुरान पे हलफ देता हूँ कि मैं हूँ ही नहीं। जब जाते हैं खर्चा पानी लेके साइड पे हो जाते हैं, वहाँ पे एक दो और डॉक्टर जो उनके साथ मिले हुए हैं, और जब रेट होती है उनके कोई करिंदे इधर दफ्तर में हैं, वो मुझे मैसेज इन्होंने जो भेजे हैं वो आपको चेक करवा देता हूँ, उन पर कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे केस का क्या बना है या क्या नहीं बना। 4 साल से बहरहाल मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, मुझे कोई इंसाफ की तवक्को नज़र नहीं आ रही। होम्योपैथी डॉक्टर से मुतासरा जो फैमिली थी उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने नाम दिया मोहम्मद शफीक का। मोहम्मद शफीक से भी जब बात करने की कोशिश की तो पहले तो मोहम्मद शफीक ने जो हमें बताया उसके कहने के मुताबिक उसको भी झूठे इल्ज़ाम में जो है फंसाया गया है, और इसी तरह से हेल्थ केयर कमीशन के अंदर जो है ये केस भी चला और इस पर झूठा इल्ज़ाम सच साबित करने की कोशिश की गई। अभी ये केस जो है अदालत में जा चुका है और मोहम्मद शफीक ने इस हवाले से बात करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि उनके वकील ने कहा है कि जब केस हमारा कोर्ट में चल रहा है तो इस पर मज़ीद वो कोई किसी से बात नहीं करेंगे। मुतासरा शख्स की निशानदही पर जियो न्यूज़ की टीम ने मुबैना डॉक्टर से रब्ता किया ताकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने ला सके, लेकिन इन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। हम एक बार फिर दोहराते चलें कि अगर वो चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म पर रब्ता करके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं हुकूमती इक़दाम की। पंजाब हेल्थ कमीशन हुकूमत पंजाब की जानिब से 2010 में कायम किया गया था, जिसका मकसद ये था कि गलत डॉक्टर के इंजेक्शंस या अतायत की वजह से जिन लोगों की जानें चली जाती हैं उनको इंसाफ मिल सके और मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। 2010 से लेकर अब तक गुज़श्ता 14 बरसों में कितने जाली डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है और पंजाब हेल्थ कमीशन किस तरह काम करता है, चलते हैं उम्मे फरवा की जानिब। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 2010 में बनाया गया। पंजाब हुकूमत ने इसलिए बनाया था कि गलत डॉक्टर के इंजेक्शन की वजह से, अतायत की वजह से जो लोगों की जानें चली जाती हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके। 2010 से लेकर अब तक कितने लोगों के ख़िलाफ़ जो ख़ास तौर पे जिन्होंने अताई क्लिनिक खोले हुए हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो चुका है। इस हवाले से जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के CEO हैं डॉक्टर साकिब अजीज़, उनसे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो एक सर्वे हुआ है, सर्वे के अंदर ये बात सामने आई है कि पंजाब और लाहौर में स्पेशली लोग ज़्यादातर ऐसी जगहों पे क्लिनिक खोलते हैं, अताई जो हैं वो ऐसी जगहों पे क्लिनिक खोलते हैं जो मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं और बीमार होने की सूरत में वो डॉक्टर की भारी भरकम फ़ीसें नहीं दे सकते, इसलिए वो 100 रुपये के बदले में दवाई भी ले लेते हैं और इंजेक्शन भी उन्हें लग जाता है। और यही वजह बनती है कि जो अतायत जो है लाहौर में भी और पूरे पंजाब में बहुत तेज़ी के साथ फैली भी हुई है। मज़ीद जो तफसीलात है इस हवाले से डॉक्टर साकिब अजीज़ हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, 2010 से लेकर अब तक आपने कितने ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, कितने जुर्माने किए हैं, कितने बंद किए हैं? अच्छा, पहले तो मैं, आप जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैं ये बता दूं कि जो हेल्थ केयर कमीशन है इसके 2-3 बुनियादी मकसद हैं जो हमारा मैंडेट है। एक तो ये था, सबसे जो बुनियादी है वो तो है कि ब्रिंग क्वालिटी इन हेल्थ केयर सर्विस, जो कि हम हॉस्पिटल्स की जो रेगुलेशन है उनकी लाइसेंसिंग करते हैं और क्वालिटी इंश्योर करते हैं, वो बुनियादी मकसद है। कंप्लेंट मैनेजमेंट, जो केसेस मेडिकल नेग्लिजेंस के आते हैं उनको हम सुनते हैं, और साथ ही साथ ये अतायत का जो कंट्रोल है इसके, ये भी हमारा एक मैंडेट है। तो जब से ये हेल्थ केयर कमीशन बना है, हमने इसका सेंसस करवाया था 2015-16 में, तो उसमें सेंसस में पता चला कि तकरीबन 63,000 अताई मुख्तलिफ़ ज़िलों में मौजूद हैं। उसका डेटा हमारे पास मौजूद है। उन अताइयों के ख़िलाफ़ हमने अब तक, क्योंकि जब हमारी टीम जाती है तो कई दफ़ा बंद भी होते हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा, यानी ये जो मैं डेटा आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वेरीफाइएबल है और इसका एक डेटा जो है वो मौजूद है हमारे पास। तो 2 लाख से ज़्यादा विज़िट्स हमने किए हैं इन अताइयों के ख़िलाफ़, और 53,000 के करीब जो है हमने इनको सील किया है, और तकरीबन 15-16 हज़ार ऐसे हैं जो कि हमारी वजह से उन्होंने वो कारोबार छोड़ दिया और किसी और कारोबार में वो चले गए हैं। लेकिन इशू ये है कि इतनी कोशिश के बावजूद अतायत जो है वो, हमें ये दावा नहीं कर सकता कि अतायत जो है वो टोटल ख़त्म हो चुकी है। ये तकरीबन इसका जो इंसिडेंस है वो वैसा ही है जैसे कि पहले था। उसकी वजह जो है वो फिर बेशुमार वजूहात हैं उसकी, क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैसेटेड। मिसाल के तौर पर
एक डॉक्टर जो है वो एक रजिस्टर्ड है PMDC से, उसका एक नंबर है, उसकी एक शनाख्त है, और उसको जब हम मेडिकल नेगलिजेंस पे अगर हम उसको चेक करते हैं तो वो कहीं पे गायब नहीं हो सकते जो डॉक्टर हजरात हैं। ये अताई जो हैं इनको मैं फेसलेस पीपल कहता हूँ, जिनका कोई अता पता नहीं है, इनका कोई, हम एक को आज पकड़ते हैं, उसको जुर्माना करते हैं और कल वो जाके दूसरी गली में जाके किसी नए नाम के साथ वो अपनी क्लिनिक या जो भी है वो खोल लेता है उसको जो है। इसमें जैसे आपने ख़ुद कहा कि जो इसमें जो अवामिल हैं कार फरमा, उसमें सोशो इकनॉमिक रीज़न सबसे बड़ा है कि लोग जो हैं गुर्बत की वजह से वो फ़ीसें नहीं दे सकते, और हमारा सर्वे भी ये कहता है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है एक्सेस, यानी डॉक्टर का या सरकारी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल BHU का करीब ना होना, और ये कि उनके 24 घंटे की सर्विस है। आप रात को भी इसको बुलाएंगे तो ये मोटरसाइकिल पे आपके घर आ जाएगा और सर्विस देगा आपको, और ये टीका भी लगाएगा, आपको दवाइयाँ भी देगा और बहुत कम चार्ज करेगा। तीसरी जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि ये एक इसकी एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के अंदर। हमारी जब टीमें वहाँ जाती हैं, आप यकीन करें कि तकरीबन हर जगह पे लोग जो हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं और रजिस्ट करते हैं हमारे साथ, क्योंकि कल्चरली अगर आप 100 साल का अगर आप स्टडी करें अपनी जो हमारा लिटरेचर है, उसमें इनका आपको ज़िक्र आएगा कि जो मिसाल के तौर पे नाई का लफ्ज़ आता है, जो देगें भी पकाता है, जो बच्चों की सर्कमसिजन भी करता है, और ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना ये हमारे कल्चर में भी कहीं ना कहीं से आ गई हुई हैं। और लोगों की जो एजुकेशन का जो वो है नहीं है और उनकी अवेयरनेस नहीं है, ये वो सारे अवामिल हैं मिलके, और आबादी का जो बेतहाशा फैलाव हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, तो ये वो अवामिल हैं जिसको कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी अतायत जो है वो मौजूद है किसी न किसी शक्ल के अंदर जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके पास केस आता है अताई से, कोई मुतासरा शख्स आता है, तो आप लोग कितने महीने में वो केस सुनने के बाद उसको इंसाफ देते हैं और क्या क्या एक्शन जो है वो लेते हैं? और कभी ऐसा भी होता है कि जब आपके पास कोई केस आ गया, आपने उसको पनिश कर दिया, सील कर दिया, तो वो कहीं और जाके अपील करके अपनी सज़ा भी कम करवा लेते हैं और सील को ख़त्म भी करवा लेते हैं, ऐसा होता है? जी, जो ये दो चीज़ें हैं। जो हमारे पास कंप्लेंट आती है, अगर फ़र्ज़ करें जो अताई जो इंसान है उससे वो मुतासिर हुआ है, तो वो कंप्लेंट का डिपार्टमेंट हमारा जो है वो अलहदा है, जहाँ पे हम क़ज़ाई जुडिशल पावर्स हमारे पास हैं और उसको हम करके तो फ़ैसला करते हैं, हमारा बोर्ड उसका फ़ैसला करता है। ज़्यादातर अताई के बारे में मैं बात करूँगा, ये वो हैं कि जो हमें एप्लीकेशंस आती हैं या हमारा जो डाटा है, हम वहाँ पे जाते हैं, जाके उसको चेक करते हैं, और अगर वो नॉन क्वालिफाइड है, अताई है, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। हमारे सामने एक और मजबूरी जो है वो जो आपने जिसका ज़िक्र किया कि हम जब उसको समात करके उसको फ़ाइन करते हैं, हमारे लॉ में भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम मैक्सिमम फ़ाइन जो कर सकते हैं वो 5 लाख, इससे ज़्यादा बड़ा हम फ़ाइन कर नहीं सकते। तो अगर हम किसी अताई को जिसने किसी की अगर जान भी ली है या कोई है, तो मैक्सिमम फ़ाइन भी अगर हम करें तो फिर वो अदालतों में जाके तो वो कुछ ना कुछ रिड्यूस करवा लेते हैं। अभी एक ही केस आज मेरे पास था जिसमें हमने उसको 2 लाख फ़ाइन किया हुआ है, तो वो रिड्यूस होकर तो 50,000 हो गया सिर्फ। डॉक्टर साहब, ऐसे अताई भी अब सामने आ गए हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि उन लोगों ने जो अपने क्लिनिक खोले हुए वहाँ पे किसी डॉक्टर का लाइसेंस जो होता है ना वो डिस्प्ले किया होता है, और वो यही कहते हैं कि जी हम डॉक्टर हैं और ये लाइसेंस भी हमारे पास है और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के कितने केसेस आपके पास अब तक आ चुके हैं? तो इन लोग जो डॉक्टर्स बने होते हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर यानी अताई ही होते हैं, और वो डॉक्टर्स जो अपने लाइसेंस इनको दे देते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है? क्या आप PMDC को रिक्वेस्ट करके उनके जो होते हैं लाइसेंस उनको मनसूख करवाते हैं आप? जी, जो केस इस तरह का हमारे पास आते हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको इस वक्त शायद ना बता सकूं, लेकिन अक्सर हमारे पास इस तरह के केस आ जाते हैं। उसमें हम पहले तो अपनी तसल्ली करते हैं कि क्या वाकई ये डॉक्टर साहब यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते, और जब हमें ये कंफर्म हो जाए, हम इसको वेरीफाई करवा लें कि ये सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ केस करते हैं, और उनका जो भी डॉक्टर हैं, ये जो भी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है, जिसमें अगर फ़र्ज़ करें कि वो पब्लिक सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंट में लिख देते हैं, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है तो फिर उनका केस जो है वो PMDC में भी हम भिजवाते हैं। लेकिन वो फिर PMDC की अपनी जुरिस्डिक्शन है कि वो क्या एक्शन उनके ख़िलाफ़ ले या ना ले।
आम शहरी कैसे जान सकता है कि वो एक वाकई में डॉक्टर के पास जा रहा है या अताई के पास जा रहा है? वो किस तरह जाने ताकि वो अताई से हाथों जो है ज़ाहिर ख़राब ना हो उसका केस, या वो उससे बच सकता है? वो कौन से तरीके हैं, जांचने का तरीका बताएं। जांचने का तरीका तो एक ही है कि इंसान में या हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें इतनी एजुकेशन हो, इतनी अवेयरनेस हो कि उसको पता हो कि अताई क्या चीज़ है और इसके पास जाने से मुझे क्या दुश्वारी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये एक अवेयरनेस और एजुकेशन का फुकदान है हमारे। उसमें हमने जो अभी एक नया सिलसिला किया है वो ये है कि हमने एक मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एक सिलेबस के लिए एक मजमून बनाया है अताइयत के ख़िलाफ़, और वो हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ हमने उनको भेजा है और मुझे उम्मीद है कि वो नेक्स्ट सेशन में मैट्रिक या एफएससी के लेवल पर आएगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको मिलवाएंगे एक मुबैना अताई डॉक्टर से और उनसे पूछेंगे चंद सख्त सवालात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अताई डॉक्टर्स किस तरह क्लिनिक खोलने का लाइसेंस हासिल करते हैं, मरीजों से अपनी असलियत कैसे छुपाते हैं और दवाइयाँ किस तरह तजवीज़ करते हैं, और क्या जाली डॉक्टर्स सर्जरीज भी परफॉर्म कर लेते हैं? इन सारे सवालों का जवाब लेते हैं एक मुबैना अताई डॉक्टर से जिन्होंने पहचान ना जाहिर करने की शर्त पर जियोनी से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ जो हैं एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने नाम ना जाहिर करने पर हमारे से बात करने की का यकीन दहानी भी करवाई है, और उसके साथ इस वक्त हमारे साथ बैठे भी हुए हैं। इनसे मज़ीद हम सवालात लेते हैं और इनसे जानते हैं कि हमारे मुल्क में अगर हम सिर्फ अपने लाहौर की बात करें तो जाली डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं उसकी वजह क्या है। आप हमें बताएं, गली मोहल्लों में जाली डॉक्टर्स, अताई, क्वैक्स आसानी से मिल जाता है, इसकी वजह क्या है? असल में है, एक तो हमारे है कि सस्ती दवाई मिल जाती है उनसे ना, और उनकी तशख़ीस भी फ़ौरन हो जाती है। जो दूसरे डॉक्टर्स हैं सही वो टेस्ट वगैरह लिखते हैं और उनको चक्कर लगाते हैं और महंगी अद्वियात लिखते हैं, वो स्टीरॉयड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और सस्ती दवाई दे देते हैं। इस वजह से हमारी आवाम जो है इतनी खानगी भी नहीं है और आवाम उस जानिब जो है वो मरकूज़ हो जाती है, और उनसे वो स्टीरॉयड का क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से बंदे को फ़ौरन अफाका हो जाता है और वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। दूसरा है कि उनको इतनी पहचान भी नहीं होती कि क्वालिफ़ाइड है कोई बंदा या क्वालिफ़ाइड नहीं है, तो वो उनको क्वालिफ़ाइड समझ के जाते हैं, तो बस अपनी सेहत गंवा बैठते हैं, या इस तरह के मसाइल होते हैं जो पाकिस्तान में आम है। आप मुझे बताइए कि हम ये भी देख रहे हैं कि पहले तो होता था कि ऐसे इलाके जहाँ पे मज़दूर, दिहाड़ीदार लोग जो कि महंगे डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी फ़ीसें नहीं अफोर्ड कर सकते, इस वजह से वो अताइयों के पास चले जाते हैं। तो अताई लोग जो हैं वो ऐसी जगहों को क्यों तलाश करते हैं कि जहाँ पे लोगों की रसाई आसान हो जाए और आम लोग जो है वो आसानी से पहुँच जाएं और कोई उनको चेक एंड बैलेंस करने या मॉनिटर करने वाला ना हो? असल में है जो इस तरह की तालीम हासिल नहीं करता और क्वालिफाइड नहीं होता, वो इस काम को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। तो बिज़नेस के लिए साफ ज़ाहिर है जो कोई फैक्ट्री लगाता है या ऑफिस बनाता है, प्रॉपर्टी का काम करता है, वो देखता है कि मेरे गाहक कहाँ ज़्यादा होंगे, तो वो भी ऐसे इलाके, ऐसे मोहल्ला जात, टाउन वगैरह का इंतखाब करते हैं जहाँ लोग गरीब हों और उनका इतना IQ ना हो कि वो जज कर सकें कि ये MBBS है या नहीं है, या FCPS है कि नहीं है। तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनसे अद्वियात लेते हैं, और उन्हें अद्वियात का भी पता नहीं होता कि ये अपने पास से जो अद्वियात दे रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड की हैं। तो दूसरे पाकिस्तान में दूसरे शोबों की तरह ये शोबा भी इस तरह ही है कि वो डॉक्टर, वो जो कहलाने वाले डॉक्टर हैं वो कामयाब हैं और दूसरे उतने कामयाब नहीं हैं। जिनके पास MBBS की कोई डिग्री नहीं है वो क्लिनिक कैसे खोल लेते हैं और लाइसेंस भी लगा लेते हैं? ऐसे डॉक्टर का जिसके पास MBBS की डिग्री भी होती है, वो लाइसेंस कैसे मिलता है? असल में है कि वो किसी का नाम जो है वो बेचते हैं, किसी बड़े का नाम डिग्रियों के साथ लिख लेते हैं, हालांकि वो डॉक्टर उस क्लिनिक पे जाता भी नहीं है और तशख़ीस भी नहीं करता। फिर उन जो अताई डॉक्टर हैं उन्होंने लैब्स के साथ बहुत कंसल्ट किया हुआ है, वो टेस्ट लिख के देते हैं, उनसे भी कमीशन लेते हैं, दवाइयों से भी कमीशन लेते हैं और ख़ुद भी कमाते हैं। और पाकिस्तान के दूसरे जो शोबे हैं जिनमें इस तरह 2 नंबरी चल रही है, उस तरह ही इस शोबे में भी है, वो टेस्ट भी करवाते हैं और टेस्टों का उन्हें पढ़ना भी नहीं आता होता, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं आपको ये मरज़ है और उस मरज़ का इलाज करना शुरू कर देते हैं।
क्लिनिक कैसे खोला जाता है? क्या महकमा सेहत की जानिब से कोई लेटर वसूल किया जाता है? किस तरीके से क्लिनिक खोला जाता है? जैसे ये क्लिनिक खुला हुआ है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये क्लिनिक खुला हुआ है जिस पे अताई बैठा हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन इसको कैसे इजाज़त मिल जाती है? गली मोहल्ले में ऐसे क्लिनिक खोल लिया, महकमा सेहत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता आप लोगों का? इस वक्त जो चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और जो अथॉरिटी बनी हुई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और वो चेक करती है और बाकायदा परमिट जो देती है। लेकिन हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ तक उनकी रसाई नहीं है, गांव वगैरह हैं वहाँ तक अप्रोच नहीं है, और वो अगर दुकानों से पता करते हैं वो कहते हैं यहाँ डॉक्टर साहब नहीं होते। जब से गवर्नमेंट ने सख्ती करनी चाहिए, बाज़ लोगों ने घरों में क्लिनिक खोले हुए हैं और घर के बाहर बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोकल जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं, इस वक्त वो होंगे। या जब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी तो वो जिस तरह ये बाइका वाले होते हैं, इस तरह मोटरसाइकिलों के ऊपर ही लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं और चेक करके उन्हें दवाई भी दे देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देते हैं, और उन्हें मसा कोई पकड़ने वाला नहीं है। जो क्लिनिक पे लाइसेंस लगाए जाते हैं, जो लाइसेंस जिनके होते हैं, उनको ताई कितने पैसे देते हैं महीने के? ये तो सौदेबाजी है ना, कोई उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके वो लिखा लेते हैं। बाज़ डॉक्टर अपने वो संदे वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन है कि मसला गवर्नमेंट की तरफ से यही है कि जिसके नाम हो वही बैठ के प्रैक्टिस करे, दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन है कि करते हैं, अगर गवर्नमेंट और ज़्यादा सख्ती करे तो इसका सदेबाब हो सकता है। नहीं, गवर्नमेंट तो करेगी ही, वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है ना। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लाइसेंस जिसका लिया जाता है उससे उसको कितने महीने के आप पैसे देते हैं? या सालाना कोई एग्रीमेंट हुआ होता है या मंथली एग्रीमेंट होता है कि एक आपने हर महीने मुझे 30, 40, 50 या लाख रुपए से ऊपर पैसे देने हैं? नहीं, इतने नहीं होते, लेकिन मज़ा वेरी टू मैन वेरी होगा। किसी ने कोई रेट रखा होगा, किसी ने कोई रखा होगा। कितना रेट होता है? कुछ अंदाज़ा नहीं है मुझे। आप अगर लाइसेंस के काम कर रहे हैं ऐसे नहीं है, तो मेरा तो लाइसेंस भी है, तो वो सारा कुछ है। नहीं, वैसे अंदाज़न कितने पैसे लेते होंगे? जाहिर है आपसे मिलते तो हैं लोग, आप लोगों का भी तो एक लिंक्स होता है ना आपस में एक दूसरे के साथ। कोई सही अंदाज़ा नहीं, कोई 20 देता होगा, कोई 30 देता होगा, इस तरह के वो अपने वो नाम जो है वो बेचते हैं। तो अच्छा, ये बता दीजिए कि आप लोगों के पास डॉक्टर्स जो हैं MBBS के बजाय आप लोगों के पास डॉक्टर्स के पास इतनी रश होता है, इतना रश होता है, जो कि एक अच्छे डॉक्टर के पास रश नहीं होता। इसकी क्या वजह है? डेली के कितने पेशेंट देख लेते होंगे आप लोग? देखिए, पेशेंट तो काफ़ी आते हैं, वो साफ ज़ाहिर हम उस तरीके से उन्हें नहीं बिठाते और ज़्यादा उनके साथ तशख़ीस नहीं करते, तो हम जल्दी जल्दी उनको दवाई देते जाते हैं, और अफाका भी होता है तो फिर लोग इस तरह आते हैं। अफाके के साथ और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। अच्छा, ये भी होता है, ये भी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि दवाइयों के साथ इंजेक्शंस भी लगा दिए जाते हैं, और बाज़-औक़ात जानवरों वाले इंजेक्शन भी ना उस क्लिनिक से, अताई के क्लिनिक से मिल जाते हैं। क्या वाफर मिकदार में जानवरों के इंजेक्शन आप लोग किस तरह से एक आम इंसान पे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम तो नहीं यूज़ करते हैं जानवरों के इंजेक्शन, नहीं इंसानों को लगाए जाते। ये ऐसे ही बस ना अफवाह सी फैली हुई है, या किया जाता है, इंसानों के इंजेक्शन ही इंसानों को लगाए जाते हैं। यानी आप लोग इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, चाहे डिग्री हो या ना हो, लगा देना इंजेक्शन आपने? बस ज़रूरत हो तो लगा देते हैं। ऑपरेशन किस तरह कर लेते हैं? नहीं, अताई डॉक्टर नहीं ऑपरेशन करता, कोई छोटे मोटा है सर्जरी वगैरह। वो अगर किसी का कोई उंगली कट गई है या ज़ख़म हो गया तो वो मरहम पट्टी कर देता है, वो ऑपरेशन नहीं करता कोई भी। आपने इनकी बातें सुनी हैं, और लाहौर में पहले तो सिर्फ यही होता था कि क्लिनिक खुलते थे और लोग वहाँ जाके, जिस तरह से पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ऐसी जगहों के ऊपर, ऐसी आबादियों में क्लिनिक्स खोले जाते हैं जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग होते हैं जो कि फ़ीसें नहीं भर सकते और ना ही वो लोग टेस्टों का और दवाइयों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। क्योंकि इन लोगों की जो फ़ीसें होती हैं, अताई जो जाली डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत कम, 100, 200, 300, बहुत भी ज़्यादा होगा तो 500 रुपया लिया जाता है, जिसके अंदर उसमें उनकी मेडिसिन भी शामिल होती है। और अगर कोई शुगर का पेशेंट भी आ जाता है तो 25 रुपये की एक स्ट्रिप के साथ शुगर को भी चेक कर लिया जाता है। तो यही वजह है कि लोग भी अताइयों की तरफ ज़्यादा तवज्जो इसलिए करते हैं कि कम फ़ीसों में वो समझते हैं कि उनका बेहतर इलाज हो रहा है। तो नाज़रीन, कदम कदम पर जराइम से भरी दुनिया में हर कदम सोच समझ कर उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत फैसला ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर ले जा सकता है। लेकिन इंसाफ बहरहाल
हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हमारी दुआ है कि आप सब महफूज रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और हमारी नुमाइंदे खुसूसी उम्मे फरवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।